नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के बायोलॉजी सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारा दूसरा वीडियो है बायोलॉजी सीरीज का और इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांगों के बारे में, मतलब कि कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो ज्यादा समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। सबसे पहले देख लेते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं फिगर में आप देखिए अच्छे से कि ये रही आपकी केंद्रक झिल्ली, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ये जो बाहरी आवरण है ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके बाहर जितना भी आपका डॉट डॉट दिख रहा है और ये है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका सेल वॉल और यहीं पर आपका इसके अंदर का पार्ट, ये जो है आपका ये वाला जो आवरण है यह आपका है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके बीच में पाया जाने वाला जितना भी सेल ऑर्गेनल है या फिर जो भी द्रव्य है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, जीव द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में और कुछ। कोशिका झिल्ली के भीतर, जैसा मैंने बताया, कोशिका झिल्ली के भीतर यानी कि सेल मेम्ब्रेन के भीतर या केंद्रक झिल्ली के बाहर, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स, द्रव्य यानी कि लिक्विड्स इत्यादि को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स यानी कि अंग या पार्ट पाए जाते हैं कोशिकाओं के। तो पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी इसको कहते हैं, हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। इसके बारे में यदि देखें, यहां पर इसका आप फिगर देख सकते हैं सबसे पहले तो। इसके बाद यदि देखें तो कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसका पता लगाया था, इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी पड़ा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्गी बॉडी का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो कैमिलो गोल्गी ने लगाया था 1898 ईस्वी में। ठीक है, इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि डिक्टियोसोम किसको कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को ही डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। प्रत्येक गोल्जी बॉडी में 4 से 10 चपटी खोखली लंबी मुड़ी हुई थैलियों जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। यह देखिए यहां है आपका ये सिस्टर्नी, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 फिर आपका 3 4, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिकाओं में 10 से 12 होता है जबकि जंतु कोशिका में 5 से 7 सिस्टर्नी पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोई भी अंग है तो उसका कुछ ना कुछ तो कार्य होगा, तो प्रमुख कार्य इसका क्या है, कोशिका भित्ति तथा सेल प्लेट का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, सेल वॉल या फिर सेल प्लेट के निर्माण का कार्य यह करता है। सिस्टर्नी के आसपास गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें पुटिकाएं कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपका गोल गोल संरचना है, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब जो संरचना है इसको कहते हैं पुटिकाएं। ठीक है, पुटिकाओं को देखें तो सिस्टर्नी और पुटिकाओं को मिलाकर एक साथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यदि हम लोग सिस्टर्नी और पुटिकाओं दोनों को मिला दें तो एक साथ इसको क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोल्गी बॉडी में फैट तथा प्रोटीन अधिक होते हैं जबकि राइबोसोम नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइबोसोम नहीं होता है, क्या क्या होता है, फैट और प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोट्स क्या होते हैं यह हम लोग कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे, सेल डिवीजन, उस समय देखेंगे। ठीक है, तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी काय यानी कि गोल्गी बॉडी पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद भी है। एक्सेप्शन क्या क्या है, ब्रायोफाइटा के नर युग्मक यानी कि ब्रायोफाइटा का जो मेल कपल होता है
वो हो गया। इसके अलावा परिपक्व यानी कि मैच्योर चालनी कोशिकाएं हो गई, या फिर प्राणियों के लाल रुधिराणु यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स और परिपक्व शुक्राणु, ये जो है इसके एक्सेप्शंस है। इसके बाद देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो भी होगा उसमें गोल्जी काय यानी कि गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और यह अपवाद भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल्गी बॉडी को सबसे पहले बिल्ली की कोशिकाओं में देखा गया था। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले गोल्जी बॉडी को किसकी कोशिकाओं में देखा गया था, तो बिल्ली की कोशिकाओं में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बॉडी को अणुओं के यातायात प्रबंधक यानी कि डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर ट्रैफिक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, उसी प्रकार से डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर ट्रैफिक किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा है, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वह है लाइसोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है गोल आकृति की एक परत वाली झिल्लियों से घिरी संरचना होती है। लाइसोसोम में लगभग 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें फास्फेटेज, सल्फेटेज, प्रोटीएज, राइब्रोन्यूक्लिएज तथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज प्रमुख विघटनकारी एंजाइम्स है। तो इन एंजाइम्स के नाम याद रख लीजिए और कहां पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। सारे एंजाइम्स के काम हम लोग एक साथ, एंजाइम का एक चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षतिग्रस्त तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करने तथा उनके पाचन के लिए यह अपनी झिल्ली को तोड़कर एंजाइम्स स्रावित करता है तथा खुद भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो डेड सेल है, ठीक है, या फिर जो आपका क्षतिग्रस्त सेल है जिसको रिपेयर की आवश्यकता है और रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उनको क्या करता है, यह एंजाइम्स को सेग्रेट करके और उसके बाद एंजाइम्स के माध्यम से उन्हें जो है पचा लेता है या फिर उन्हें नष्ट कर देता है। और चूंकि उनको नष्ट कर देता है तो खुद भी यह नष्ट हो जाता है। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो याद रखिएगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, कोशिकीय पाचन करना है, मतलब कोशिका को पचाना है, कोशिका को नष्ट करना है। कौन सी कोशिका, डेड सेल या फिर जो कोशिका काम की नहीं रह गई है उनको। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेल डाइजेशन इसका प्रमुख कार्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लवक। लवक लवक यानी कि प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किन्हें कहते हैं, यह जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह हो गया कि लवक जो होते हैं केवल प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं, 3 प्रकार के ये होते हैं। पहला है आपका वर्णी लवक, जिनको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। यह एक कलरफुल प्लास्टिड है यानी कि रंगीन लवक है जो पीले, लाल तथा नारंगी रंग के होते हैं तथा फूल, फल भित्ति एवं बीज में पाए जाते हैं, ठीक है। फूल में पाए जाते हैं, बीज में पाए जाते हैं और फल भित्ति में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है आपका अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो रंगहीन होता है और अनियमित आकार का होता है। मतलब इसका शेप जो होता है वह इर्रेगुलर होता है और यह कलरलेस होता है, ठीक है। और यह कहां पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, रूट में और भूमिगत तना में पाया जाता है, ठीक है। यहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, वहां यह पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है और यह रंगहीन होता है और अनियमित आकार का होता है। जनरली जड़ और भूमिगत तना में यह पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट है, तीसरा कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, हरित लवक। ये हरे रंग के होते हैं तथा पत्तियों एवं तनों में पाए जाते हैं। जो तना, जो भी आपका स्टेम होता है ग्रीन कलर का, उसमें यह पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस में सहायता कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर एनर्जी बनता है कोशिका का, ठीक है। और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले फ्लेमिंग ने इसे देखा था 1882 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट,
पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, तो फ्लेमिंग ने देखा था। कब देखा था, तो 1882 ईस्वी में। और इसका नामकरण किसने किया था, बेंडा ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम, पूरा नाम तो कुछ और होगा, लेकिन जनरली ऑप्शन में बेंडा ही दिया जाता है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता क्या थे, कौन थे, देखिए सब में अंतर देखिए। सबसे पहले देखा किसने था, फ्लेमिंग ने देखा था। नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो अल्टमैन थे। ठीक है, खोजकर्ता कौन, अल्टमैन। ये तीनों में अंतर समझिएगा और ऑप्शन में जैसा आएगा उस तरीके का मारिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, इसका आकार कैसा होता है। आकार होता है इसका अंडाकार, यानी कि अंडा के आकार का। दूसरा हो गया सूत्राकार और तीसरा हो गया गोलाकार। 3 प्रकार का इसका आकार होता है, यह तीनों याद रखिएगा। ठीक है, औसत लंबाई कितनी होती है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 माइक्रोन तक, 3 से 5 माइक्रोन तक, जो मिली माइक्रोन तक, सॉरी 3 से 5 मिली माइक्रोन तक इसकी लंबाई होती है, औसत लंबाई। और व्यास कितना होता है, व्यास जो होता है आपका वह होता है 0.2 से 2 मिली माइक्रोन तक। ठीक है, और यहां पर यह भी जान लीजिए, 1 मिली माइक्रोन जो होता है वह 10⁻⁻6 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ये कुछ खास नहीं है, यदि डीप में जाकर के पूछेगा तभी यह पूछ सकता है, लेकिन बताना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, अब ये आपका फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है इसकी, मतलब कि 2 प्रकार की झिल्लियां होती है, एक बाहरी झिल्ली होती है, ये रही आपकी बाहरी झिल्ली। ठीक है, और एक भीतरी झिल्ली होती है, ये जो आपका दिख रहे हैं ये है आपका भीतरी झिल्ली। ठीक है, तो एक बाहरी झिल्ली हो गया, एक भीतरी झिल्ली हो गया। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो संरचना है, ये सब जो संरचना आप छोटा छोटा देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं क्रिस्टी, इसको कहा जाता है क्रिस्टी। इसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ऑक्सियोसोम। ऑक्सियोसोम क्या होता है, ये जो आपका दिख रहा है, ये यही चीज जो है, इसी का आपका क्रॉस सेक्शन बाहर में बनाया गया है। ठीक है, तो यह जो पार्ट है आपको, यह आपका ऑक्सीसोम कहलाता है। और यह जो अंदर वाला पार्ट है जिस पर यह निकला हुआ है छोटा छोटा संरचना, तो इसको कहते हैं क्रिस्टा। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है आप लोग फिगर से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली जैसा उभार होता है, इस अंतःकला के वलन को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, उंगली जैसा उभार है, देख रहे हैं ना, ये उंगली जैसा लगता है ना, ये छोटा छोटा जो है, या फिंगर जैसा ही तो लगता है, तो इसी को जो है हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, इस अंतःकला के वलन को। ठीक है, यह जो है आपका लिखने का तरीका है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसी तरह से लिख दिया। ठीक है, क्रिस्टी के सतह के ऊपर टेनिस रैकेट जैसे छोटे छोटे कण लगे होते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है, यह भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया फिगर में। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों को छोड़कर पौधों एवं प्राणियों की सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब केवल और केवल जो है बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल जो होता है, ठीक है, ब्लू अलगी जो होता है, ब्लू ग्रीन अलगी, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बाकी हर सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी लिविंग सेल हैं उन सब में यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि किन में नहीं पाया जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा भी गया है। अब देख लेते हैं, इसमें बहुत से श्वसनीय एंजाइम्स रहते हैं, मतलब कि जो कि श्वसन कर सकते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जिनको कहा जाता है अंग्रेजी में, जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा एटीपी बनता है। ठीक है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की सहायता से एटीपी बनता है, जिनमें ऊर्जा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, मतलब कि केमिकल स्टैटिक एनर्जी के रूप में एटीपी में ऊर्जा संचित रहता है, स्टोर्ड रहता है। ठीक है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। मतलब कि रेस्पिरेशन कहां होता है, सेल रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, तथा इसमें डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि श्वसन और सांस लेना
श्वासोच्छ्वास जिसको कहते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेशन का काम होता है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का जो काम होता है वह सेल के अंदर ही होता है, ठीक है, वह सेल में ही होता है, ठीक है। और जो ब्रीदिंग कहते हैं, जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं सांस छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं, उसमें फेफड़ा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यह दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, जो कि सेल के अंदर होता है, और श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग किसको कहते हैं, तो सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ऑर्गेनल है वह क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसको हिंदी में अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पोर्टर ने की थी 1945 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है यदि डीप से पूछेगा तो, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई नलिकाओं का यह एक विस्तृत जाल होता है जो पूरे जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में फैला होता है। इसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से तो दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। इसके कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, फिगर में आपको ले चलता हूं, यहां पर आप लोग जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए कहां पर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो आपका देख रहे हैं ना, यही है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब जितना भी संरचना है ये जो है ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो देख रहे हैं ना, यहां से आपका केंद्रक झिल्ली से लेकर के और आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली तक यह फैला हुआ है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मतलब कि अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख कार्य क्या क्या होता है, उन सभी वसाओं यानी कि फैट्स या फिर प्रोटीनों का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस करना जो सेल मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी झिल्लियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करने वाले जितने भी प्रोटीन हैं, ठीक है, उनका संश्लेषण करना यानी सिंथेसिस करना इसका काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। और यह जो होता है दो प्रकार के होते हैं, इसको शॉर्ट में ER कहा जाता है, और यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, ठीक है। इसमें राइबोसोम उपस्थित रहता है जो सेल प्रोटीन का संश्लेषण करता है और उसमें RER पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम किसमें उपस्थित रहता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपलब्ध हो रहता है। और दूसरा होता है स्मूथ, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस में राइबोसोम होता है किस में नहीं होता है, तो स्मूथ में नहीं होता है और रफ में होता है राइबोसोम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं राइबोसोम आखिर होता क्या है। तो यह जो होता है अत्यंत ही सूक्ष्म कण होता है, एकदम माइक्रो, आपका बहुत ही छोटा कण होता है, ठीक है, जिसमें से कुछ साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं तो कुछ भारी संख्या में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी नलिकाओं के दोनों सिरों पर लगे होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में तैरता रहेगा और कुछ जो है वो मतलब कि बहुत ज्यादा संख्या में यह जो है आपका बाहरी नलिकाओं के दोनों सिरों पर लगा होता है, ठीक है। इसकी खोज पैलेड ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से 1955 में की थी। चूंकि बहुत छोटा कण होता है, सूक्ष्म कण होता है, इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ गई। और कब खोजा गया, 1955 में। किसने खोजा था, तो पैलेड ने खोजा था, ठीक है। और इसका खोजकर्ता कौन था, तो नोल तथा रस्का ने 1932 में इसे खोजा था, ठीक है। पैलेड ने सबसे पहले देखा होगा और नोल तथा रस्का ने 1932 में ही जो है इसको खोज लिया होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले किसने खोजा, नोल तथा रस्का ने, और उसके बाद जो है पैलेड भी इससे जुड़ गए थे। नेक्स्ट, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक यानी कि RNA नामक अम्ल तथा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नामक प्रोटीन का बना होता है। तो किससे बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है तथा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, अतः इसे प्रोटीन का फैक्ट्री या प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम अपारदर्शी होता है, ठीक है, यानी कि आपका ओपैक होता है। ओपैक इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो राइबोसोम अपारदर्शी होता है जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस,
क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है यानी कि जीव द्रव में, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि आपका जो वर्णिलवक होता है उसमें पाया जाता है, और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी पाया जाता है राइबोसोम। अब तक खोजे गए कोशिकांगों में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम ही है। और राइबोसोम को फ्लाडे ने 1941 में देखा था तथा उसे माइक्रोसोम नाम दिया था। 1941 में जो है फ्लाडे ने इसे देख करके क्या नाम दिया था? तो माइक्रोसोम भी नाम दिया था। तो पूछा जा सकता है कि राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम किसने दिया था, या फिर राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? तो माइक्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, राइबोसोम जो होता है वो 3 प्रकार का, देखिए 80S जो होता है वह यूकैरियोट्स में पाया जाता है, 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 60S जो है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह आप लोग इंटरनेट पर ट्राई कीजिएगा सर्च करने का कि यह कहाँ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रोसोम के बारे में यदि देखें तो टी बोवरी ने इसे 1888 में खोजा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम 2 तारक केंद्रकों का बना होता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के अक्ष पर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के अक्ष पर होते हैं। इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। देखिए इस प्रकार से 90 डिग्री के अक्ष पर एक दूसरे से होते हैं। ठीक है, 2 तारक केंद्रकों से, मतलब तारक कहने का क्या मतलब? स्टार शेप्ड, ठीक है, स्टार की आकृति का 2 तारक केंद्रकों का बना होता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के अक्ष पर काटते हैं। ठीक है, इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत डीप से पूछेगा तो ये बता सकता है। यह अधिकतम एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, मतलब ज्यादातर जो है यह एनिमल सेल में ही पाया जाता है, यानी कि जीव कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर बनाना है। ठीक है, कोशिका विभाजन जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे स्पिंडल फाइबर क्या होता है। तो स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? तो सेंट्रोसोम ही बनाता है। अतः संभवतः प्रोबेबली सेल डिवीजन का प्रारंभ सेंट्रोसोम से ही माना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल डिवीजन जो होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? तो सेंट्रोसोम से ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्फीयरोसोम। स्फीयरोसोम किसको कहा जाता है? तो इसका वर्णन सर्वप्रथम पर्नर नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम वर्णन किया था। ठीक है, लाइसोसोम की भांति इसमें भी फॉस्फोटेज, स्टरेज तथा राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम्स पाए जाते हैं, परंतु ये वसीय प्रकृति के होते हैं, मतलब फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी एंजाइम हैं वो सारे फैटी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्फीयरोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वसा को संश्लेषित करना इसका कार्य होता है, मतलब फैट सिंथेसिस करना इसका कार्य होता है। किसका? स्फीयरोसोम का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग रसधानियां यानी कि रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। यह तरल पदार्थों से भरी हुई तथा इकहरी झिल्लियों से घिरी हुई संरचना होती है जिन्हें हम वैक्यूल्स या फिर टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स के भीतर जो द्रव होता है उसे सेल सैप कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सेल सैप किसे कहते हैं? तो वैक्यूल्स के भीतर जो द्रव होता है या लिक्विड होता है उसे सेल सैप कहते हैं। वैक्यूल्स को कोशिका का भंडार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, शर्करा यानी कि आपका चीनी टाइप का जो भी चीज होता है शर्करा, उसके बाद कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ रंग मतलब कुछ सम कलर्स एंड अदर अवशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ जो कि बेकार चीज होते हैं वो सब इसमें घुले रहते हैं। कोशिका का भंडार किसको कहा जाता है? तो वैक्यूल्स को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जो कि आपका साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इससे पहले के वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं कि आपका न्यूक्लियोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कौन कौन सा ऑर्गेनल पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, केंद्रक इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस प्रकार से सेल ऑर्गेनल हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है,
दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हैं और केवल उसी पॉइंट्स पर हम लोग फोकस कर रहे हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अभी आरआरबी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आप लोग देख रहे हैं कि हर सेक्शन में, हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कोशिका से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देता हूं। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हैं और आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा यदि चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो अन्य वीडियोज भी देखिए जरूर और वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़िए। यदि आपको जीएस या फिर करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं 9525360283 पर व्हाट्सएप कीजिए और उसके बाद आप जितने भी आपके सैंपल नोट्स हैं वो देखिए, पेमेंट कीजिए और नोट्स पाइए, ठीक है। तो बहुत कम राशि में, बहुत ही रिजनेबल फी में आपको सारे नोट्स उपलब्ध होंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।